अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट। इस चैप्टर को पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे से, बेहतरीन तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। एनसीईआरटी अपनी खोल के रखिएगा ताकि मेरे साथ साथ आप देखें कि मैं क्या बोल रहा हूँ। रुकिए एक सेकेंड। हाँ, सो movement is one of the significant features of living beings. Animals and plants exhibit a wide range of movements. Streaming of protoplasm in the unicellular organisms like amoeba is a simple movement of is a simple form of movement. ठीक है, तो ये बोल रहा है जी, जो मूवमेंट होता है ये ऐसा एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट फीचर है। सीधी सी बात है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो मूवमेंट ही नहीं करेगा तो फिर क्या होगा। ये एक इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट फीचर है एक लिविंग एनिमल का या किसी भी लिविंग बीइंग का। जो एक एनिमल होता है उस और प्लांट जो होते हैं उनमें बहुत सारे रेंज ऑफ मूवमेंट्स होते हैं। जैसे अगर हम देखें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, अगर हम बात करें अमीबा में, तो उनमें एक स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। मतलब अमीबा में मतलब स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म होता है। तो ये एक सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट है। मूवमेंट ऑफ सीलिया, फ्लैजिला एंड टेंटिकल्स आर शोन बाय मेनी ऑर्गेनिजम्स। तो सीलिया का मूवमेंट, फ्लैजिला का मूवमेंट, टेंटिकल्स का मूवमेंट, ये बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स शो करते हैं। Human beings can move limbs, jaws, eyes, tongue, etc. Some of the एक सेकेंड वेट करिएगा। हाँ, तो ये बोल रहा है कि हमें पता है जैसे मूवमेंट होती है, सीलिया की होती है, फ्लैजिला की होती है, टेंटिकल्स की होती है, तो वो दिखाते हैं, ऑर्गेनिजम्स दिखाते हैं वो मूवमेंट्स। ठीक है, तो क्या नाम है इसका, ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो अपने लिम्स को, जॉज को, आई लिड्स को, टंग को, क्या नाम है इसका, टंग को और किसको, टांग को करते हैं, कहाँ गया, हाँ टांग को, इन सब को मूव करते हैं ना। मतलब हम लोग जो हैं सब लिम्स है हमारे पास, टांग है, हम इन सब को मूव करते हैं। जॉज को मूव करते हैं, एलिड्स को मूव करते हैं, टांग को मूव करते हैं। ठीक है, तो ये वही बोल रहा है। थोड़ा मैं स्लो स्टार्ट में था, थोड़ा आप अच्छे से मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, जो कुछ मूवमेंट्स होते हैं, सम ऑफ द मूवमेंट्स जो होते हैं वो चेंज ऑफ प्लेस या लोकेशन उससे होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी कोई लोकेशन है, अगर आप यहाँ से 1 किलोमीटर दूर गए तो ऑब्वियसली आपकी प्लेस चेंज हो जाए, आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाओगे, है ना। सो सच वॉलेंट्री मोमेंट्स आर कॉल्ड लोकोमोशन। तो एक उसी वॉलेंट्री मोमेंट को बोलते हैं लोकोमोशन। ठीक है, अब आप बोलोगे लोकोमोशन और मूवमेंट में फर्क है। देखो, मूवमेंट आप हाथ को करोगे तो आप कहीं और, तो आपकी लोकेशन तो कहीं और तो नहीं चली जाएगी ना। लेकिन जब लोकोमोशन करते हो आप एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हो। ठीक है, तो इसमें यही फर्क है। ठीक है, तो उसके बाद ये वेट एक सेकेंड ना। हाँ, सो इनको हम बोलते हैं लोकोमोशन। उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट चीज़ व्हाट, कि वॉकिंग जो होती है, रनिंग होती है, क्लाइंबिंग होती है, फ्लाइंग होती है, स्विमिंग होती है, ये सारे के सारे जो हैं ये ये लोकोमोटरी मूवमेंट्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह इसमें हम जा रहे हैं। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स नीड नॉट बी डिफरेंट फ्रॉम दोज अफेक्टिंग अदर टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। तो लोकोमोटरी मोटरी जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो डिफरेंट नहीं होते हैं। जो मतलब इसका गर्ज़ है कहने का, ये कुछ अलग चीज़ नहीं है। जो उनकी स्ट्रक्चर्स होते हैं ये जो दूसरे मूवमेंट्स को अफेक्ट करे, जैसे आपका हाथ है या आपका पैर है, तो ये इसका कुछ स्ट्रक्चर अलग नहीं है। मतलब जो लोकोमोटरी ऑर्गन, जैसे आपका पैर वो एक लोकोमोटरी ऑर्गन है, तो उससे आप उस लोकोमोटरी स्ट्रक्चर उसी से आप चलते हो, तो उस वो कुछ डिफरेंट नहीं है जिससे आप मूवमेंट करो, क्योंकि आप पैर की भी मूवमेंट कर सकते हो ना। ये कुछ मूवमेंट और लोकोमोशन का कुछ अलग अलग मतलब स्ट्रक्चर नहीं होता है जिनसे आप करते हो। ठीक है, ये वैसा इसका कहने का मतलब है। अगर आप देखो एग्जाम्पल, अगर आप देखोगे फेरेमिशा में जो है सीलिया जो है वो हेल्प करता है मूवमेंट ऑफ फूड में थ्रू साइटोप्लाज्म एंड इन लोकोमोशन एज वेल। तो इसका मतलब एक ही ऑर्गन जो है यहाँ पे, एक ही चीज़ जो है वो मूवमेंट में भी मदद कर रही है फूड के थ्रू साइटोप्लाज्म, और लोकोमोशन में भी मदद कर रही है। ठीक है, तो हेड्रा कैन, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना। तो उसके बाद फिर जब मैं पैरा खत्म करूँगा मैं आपको बोलूँगा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, याद रखना। तो उसके बाद क्या नाम, हाइड्रा कैन यूज इट्स टेंटिकल्स फॉर कैप्चरिंग इट्स प्रे एंड आल्सो यूज देम फॉर लोकोमोशन। ठीक है, तो हाइड्रा जो है वो यूज़ करते हैं अपने टेंटिकल्स अब ये प्रे को कैप्चर करने के लिए, और लोकोमोशन को भी के लिए भी वो यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा, हम लोग अपने लिम्स को यूज़ करते हैं अपनी बॉडी पोस्चर को चेंज करने के लिए, लोकोमोशन करने के लिए। ठीक है, जो अब ऑब्जर्वेशंस है वो सजेस्ट करती है कि जो मूवमेंट्स और लोकोमोशंस होते हैं वो अलग अलग तरीके से हम नहीं पढ़ सकते। जो ये हम इसको हम ऐसे बोलेंगे। ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट अगर इसका अगर कोई है इस पूरे पैराग्राफ का, वो यही है, पहले इस पेज का ही, कि वो आपसे पूछेगा क्या, वो आपसे उल्टा करके पूछेगा नीट वाला बंदा स्टेटमेंट वाला सवाल, कि लोक ऑल ऑल ये ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट्स एंड ऑल मूवमेंट्स आर लोकोमोशन। ठीक है, वो ये नॉट हटा देगा वहाँ से। तो सीधी सी बात है, अगर आप
ये हो गया। जब भी आप लोकोमोशन करोगे तो आपकी मूवमेंट भी साथ-साथ हो रही है। लेकिन जब आप हर ज़रूरी देखो आप कभी भी आप लोकोमोशन यानी कि सारी की सारी लोकोमोशन जब आप करोगे, कभी भी कोई भी लोकोमोशन आप करोगे, हर वक़्त कोई भी लंबी से लंबी लोकोमोशन करोगे, मतलब जैसे भी कैसी भी किस्म की लोकोमोशन जब आपने की, तो तब वहाँ पे ज़रूरी वाजिब है वहाँ पर होना, वहाँ पे मूवमेंट भी हो रही है। लेकिन जब आप मूवमेंट कर रहे हो तो ये ज़रूरी नहीं है आप लोकोमोशन करें। जैसे फॉर मैं हाथ हिला रहा हूँ, तो मैं मूवमेंट कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, तो या पैर हिला रहा हूँ या कुछ और, है ना? या ऐसे इन चीज़ों को ये चीज़ें थोड़ी लोकोमोशन होंगी, ठीक है? ये एक मूवमेंट है, ठीक है? तो ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट्स, ठीक है? ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट्स, बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन, ओके? ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन, okay? The methods of locomotion performed by animals vary with their habitats and the demand of the situation. However, locomotion is generally for search of food, shelter, mate, suitable breeding grounds, favorable climatic conditions, or to escape from the enemy's predators. सीधी सी बात है, जो मेथड्स होते हैं लोकोमोशन की एनिमल्स करते हैं परफॉर्म, वो मतलब ये जो एनिमल्स परफॉर्म करते हैं वो वेरी कर रहा है, उनके हैबिटाट कैसा हुआ है, सिचुएशन कैसी, उस हिसाब से उनका ये मेथड जो होगा लोकोमोशन वो डिपेंड उस पे करता है। जैसे लोकोमोशन आप करोगे फूड को सर्च करने के लिए, शेल्टर के लिए, शेल्टर दे पाने के लिए, मीट के लिए, सूटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड्स के लिए, जहाँ मतलब जहाँ पे अच्छे से ब्रीडिंग हो, फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस के लिए, मतलब जैसे आपको कहीं ठंड किसी जगह ठंड लगी है तो आप जाते हो कहाँ, ऐसी गर्म जगह पे, तो वैसा उसके लिए आप लोकोमोशन करोगे। या अगर कोई मतलब छोटा सा जानवर होगा, फॉर एग्जांपल हिरन है, हिरन और वो है लॉयन है, तो हिरन लोकोमोशन करता है ताकि अपने लॉयन से या टाइगर जो भी बोलो आप, उनसे बचने के लिए, है ना? ये वैसी कोई ये इसका ये मतलब है। तो इसमें पहले तो आपको मैंने बोला, इस पूरे पैरा में एक चीज़ इंपॉर्टेंट मैंने बोली आपको, वो क्या थी कि जो ये वाली जो लाइन है मैंने बोली आपको, अभी फिर से नहीं बोलूँगा, ये मैंने आपको 2 बार बोला, ठीक है? अब जो वाली ना लोकोमोशन वाली लाइन, ठीक है? अब दूसरी चीज़ जो आपको याद रखनी है, जो इम्पोर्टेंट इस पूरे पैराग्राफ में, वो है पेरिमीशियम जो है, उसमें क्या सॉरी जो पेरिमीशियम जो है, उसमें क्या होता है, उसमें सीलिया जो है वो लोकोमोशन में भी लोकोमोशन में भी मदद करती है। सीलिया मतलब जो उनमें होता है वो लोकोमोशन में भी मदद करता है, और मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू साइटोफेरेंक्स में भी वो मदद करता है, ठीक है? ये 2 चीज़ें। और कोई तीसरी चीज़ यही है कि एमीबा जो है वो भी एक मतलब स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म करता है, ये भी ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं। फिलहाल ये 2 पॉइंट जो है इसमें इंपॉर्टेंट है। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब इस पूरे पैराग्राफ में 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, पहले 2 तो बोले मैंने। हाइड्रा का, कि हाइड्रा क्या करता है यूज़, हाइड्रा अपने टेंटिकल्स को यूज़ करता है फॉर कैप्चरिंग ऑफ फॉरेस्ट प्रे, यानी कि अपने जो है मतलब शिकार को पकड़ने के लिए, उसको कैप्चर करने के लिए, और उनको ही यूज़ करता है वो फॉर व्हाट, फॉर लोकोमोशन, ओके? तो ये हो गया आपका ये पैरा खत्म। तो अब है टाइप्स ऑफ मूवमेंट को हम पढ़ने वाले हैं। देखो ये चैप्टर थोड़ा दिखते हैं, इस पे कितने पेज, 1 2 3, मतलब रहते कितने, 4 5 6 7 8 9 10, आई थिंक या 10 पेजेस है। तो ये जो 10 पेजेस है ना, ये थोड़ा वास्ट चैप्टर इसलिए क्योंकि इसमें मस्कुलर सिस्टम पढ़ना हमें अलग है, और स्केलेटल सिस्टम, ये चीज़ें हमें ये अलग अलग पढ़ना है, तो इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। तो आपको थोड़ी पेशेंस रखनी पड़ेगी। इसको ये थोड़ा चैप्टर बड़ा है, इसको मैं ऐसे नहीं है कि 2 सेकंड में ख़त्म कर दूँ, मतलब ये 2 सेकंड मतलब गर्ज है मेरा 1 डेढ़ घंटे वाला चैप्टर, मुझे लगता है 2 घंटे इस चैप्टर को लगेंगे। तो आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। अगर किसी को लगता है, ये डिपेंड करता है लेवल पे, अगर किसी को लगता है कि ये स्लो चल रहा है, तो अपना वीडियो है जो तेज़ भी चला सकते हो, 1.5x कर सकते हो, 2x कर सकते हो, है ना? ऑप्शन वो भी है। या अगर आपको लगता है मैं ज़्यादा तेज़ पढ़ा रहा हूँ, तो आप स्लो भी उसको रख सकते हो, 0.75x, 0.5x तो मत रखो, ज़्यादा स्लो जो होता है 0.75x पे भी देख सकते हो, ओके? तो या अगर आपको कहीं कंफ्यूजन, तो फिर दोबारा वीडियो देखो, अगर फिर भी समझ ना आए तो कमेंट कर सकते हो, ठीक है? तो ये बोलना ज़रूरी था मुझे। ओके, तो टाइप्स ऑफ मूवमेंट, तो हमारे पास 3 टाइप्स की मूवमेंट्स होती है, ठीक है? तो यहाँ लिखा हुआ है, लाइन्स वहाँ पे दी हुई है, आप एनसीईआरटी देखिए अपनी, कि सेल्स जो होती है ह्यूमन बॉडी की, उसमें 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स होती है, एमीबॉइड, सेलेरी और मस्कुलर। एमीबॉइड, सेलेरी और मस्कुलर। ये आपको सीधे सवाल आ सकता है डायरेक्टली, ऑल ऑफ दीज वाला सवाल है कि मतलब कौन सी मूवमेंट्स होती है, वो तीनों ऑप्शन देगा, और ऑल ऑफ दीज तो क्या है, एमीबॉइड मूवमेंट होती है आपके पास, और आपके पास सिलेरी होती है, और मस्कुलर क्या नाम है इसका, मस्कुलर मूवमेंट होती है, ठीक है? उसके बाद आपका अगला चीज़, सम स्पेशलाइज्ड सेल इन द बॉडी लाइक मैक्रोफेजेस एंड ल्यूकोसाइट्स इन ब्लड एग्जिबिट एमीबॉइड मूवमेंट। तो हमारे पास बॉडी जो है, हमारे पास उसके पास मैक्रोफेज होता है, ल्यूकोसाइट्स होते हैं, तो ये जो है ये ब्लड में जो है ये एमीबॉइड मूवमेंट करते हैं, ठीक है? इट इज इफेक्टेड बाय स्यूडोपोडिया फॉर्म्ड बाय द सी स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म एज इन amoeba. Cytoskeletal elements like microfilaments are also involved in amoeboid movement, ठीक है? Ciliary movement occurs in most of our internal
इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स विच आर लाइंड बाय सिलेटेड एपिथेलियम। अब मैं समझा नहीं हूँ, अब मैं एक साथ समझाऊंगा यहाँ तक, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा पढ़ूंगा ताकि एक साथ आपको समझाऊंगा। देखो क्या बोल रहा है, कुछ स्पेशलाइज सेल है आपके पास हमारी बॉडी में, कि मैक्रोफाइज और ल्यूकोसाइट से, तो आपको पता होगा ल्यूकोसाइट मतलब आरबीसी, ठीक है। तो उसके बाद क्या नाम है इसका, सॉरी मैं बोल रहा हूँ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ठीक है। तो मैक्रोफेज है आपके पास, ल्यूकोसाइट है, सॉरी गलती हो गई यार, माइक्रोफेजेस और ल्यूकोसाइट है आपके पास, जो कि क्या करते हैं आपके पास, वो क्या करते हैं आपका एमीबॉयड मूवमेंट करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट, देखिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो है ये क्या करते हैं, ये कौन मैक्रोफेज और ल्यूकोसाइट्स क्या करेंगे आपकी, ये करेंगे आपकी एमीबॉयड मूवमेंट, ठीक है। उसके बाद ये किससे इफेक्ट होता है, जब स्यूडोपोडिया जो होता है, जो स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म जब स्ट्रीम करता है, जैसे अभी हमने पढ़ा कि अमीबा में करता है, वैसे यहाँ पर भी स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म जब स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म होगी, तो उस वक्त क्या होगा, उस वक्त जो है आपका उसके वक्त क्या होगा आपका, उस वक्त क्या हो, उसमें जब सीरोपोडिया बनेगा, तो ये पोडिया उससे बनेगा जब स्ट्रीमिंग होगी प्रोटोप्लाज्म की, तो उसी से क्या होगा, उसी से एमीबॉयड मूवमेंट होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो मैंने बोला साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास, हमने सेल में पढ़ा होगा, जो माइक्रोफाइलेमेंट्स होते हैं वो भी इन्वॉल्व है इसमें एमीबॉयड मूवमेंट में। और जो सेलुलरी मूवमेंट होती है वो हमारी जो होती है, वो सेलुलर मूवमेंट होती है वो हमारे इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स में होते हैं, विच आर लाइंड बाय सीलेटेड एपिथेलियम। तो हमारे जो इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स है उनमें जो है सिलेरी मूवमेंट होती है, और ये किससे अलाइंड होते हैं, बाय सीलेटेड एपिथेलियम, ठीक है। उसके बाद का नेक्स्ट चीज, the coordinated movements of cilia in the trachea help in removing dust particles and some of the foreign substances inhaled along with the atmospheric air. Passage of ova through the female reproductive tract is also facilitated by the ciliary movement. Movement of our limbs, jaws, tongue, etc. require muscular movement, ठीक है। देखो यहाँ तक मैं बताता हूँ, ये बोला जब कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होती है सीलिया की ट्रैकिया में, ये हमने पढ़ा होगा, अगर आपने वो पढ़ा होगा वो चैप्टर ब्रीथिंग नहीं, सॉरी ब्रीथिंग में ये, हाँ ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, जब आपने पढ़ा होगा कि वो ट्रैकिया के थ्रू है ना, वहाँ पे यही उधरी जो है, जब आपने जब वहाँ पर पढ़ा होगा कि रेस्पिरेशन में क्या होता है, जब आप एयर अंदर लेते हो, तो वहाँ पे पढ़ा होगा आपने कि वहाँ पर डस्ट पार्टिकल, जब आपने पढ़ा होगा वो रेस्पिरेटरी क्या नाम है इसका, वो है ना वो दो जो पढ़ते हैं हम, क्या उसको मैं भूल ही गया ये ना नाम, तो मेरी ज़बान पे वो नाम है, एक सेकंड, क्या उनका नाम था, कंडक्शन, हाँ कंडक्टिंग जोन और रेस्पिरेटरी जोन, हाँ वो दो जो जोन थे, उनमें आप पहले कंडक्टिंग जोन पढ़े थे ना, उसी कंडक्टिंग जोन में जो है, उसी कंडक्टिंग जोन में आप ये देखते हो, ठीक है। तो वहाँ पे देखते हो आपकी, वहाँ पे ह्यूमिडिफाई करते जब पढ़ते हो उसके जो है, जब उसके फायदे देखते हो आप कंडक्टिंग जोन के, वहाँ पर क्या होता है ना, तो वहीं पे ये वही बात कर रहा है, मतलब ना कंडक्टिंग जोन, अगर आपने ब्रीथिंग पढ़ा हो तो आपको आएगा समझ में क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो उसी की बात कर रहा है कि जब कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स होंगे सीलिया के ट्रैके में, तो उससे क्या होगा, डस्ट पार्टिकल्स रिमूव होते हैं, और जो क्या नाम है इसका, जो कुछ फॉरेन पार्टिकल्स जो सब्सटेंस जो इनहेल हुए थे वो भी रिमूव होते हैं। क्या नाम है इसका, क्या नाम है इसका, हाँ उनको बाहर करते हैं, ठीक है, उनको हमें बाहर करना है, तो उसके लिए ट्रैकिया में जो है मूवमेंट ऑफ सीलिया होता है, ठीक है। तो यही भी बोल रहा था। अच्छा, पैसेज जो होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नीट का PYQ है शायद ये, जो मुझे लगता है कि जब पैसेज होती है ओवा की, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक से होती है, वो किस किस्म की मूवमेंट से होती है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सिलियरी मूवमेंट, ओके। अभी तक आपको मुझे लगता है अच्छे से समझ में आया होगा, ये तो सारा का सारा आपको याद रखना है। अभी कॉन्सेप्चुअल पार्ट जो है वो हम आगे पढ़ने वाले, जब हम मस्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे, उधर जब हम पढ़ेंगे मायोसिन, एक्टिन मायोसिन, वहाँ पर आपको मज़ा आएगा। अभी फिलहाल आप यही चीज़ें याद रख सकते हो। उसके बाद अच्छा, हमने सिलेरी मूवमेंट, अब दो मूवमेंट्स हमने पढ़े, एक तो पढ़ा हमने क्या नाम इसका, एमीबॉयड और सिलेरी, अब हमें मस्कुलर मूवमेंट पढ़ना है, ठीक है। तो अगर हम, जब मस्कुलर मूवमेंट है, जो मूवमेंट ऑफ आवर लिम्स, जॉज, टंग एटसेट्रा रिक्वायर मस्कुलर मूवमेंट, इसके लिए हम इन चीज़ों के लिए, इसके लिए हमारे पास मस्कुलर मूवमेंट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी की वजह से मस्कुलर मूवमेंट होगा। ऑब्वियसली जब हमारी मूवमेंट होगी हमारे लिम्स की, जॉज की, टंग की, उसके लिए हमें मस्कुलर मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Then the contractile property of muscles are effectively used for locomotion and other movements by human beings and majority of multicellular organisms. Locomotion requires a perfect coordinated activity of musculoskeletal and neural systems. In this chapter, you will learn about the types of muscles, their structure, mechanism of their contraction, and important aspects of the skeletal system. ठीक है, तो जब मूवमेंट होती है लिम्स की, जॉज की, टंग की, जी इसके तो मैंने बोला मस्कुलर मूवमेंट होती है, जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी होती है मसल्स की, वो इफेक्टिवली यूज
होती है फॉर जो लोकोमोशन की उसकी कंट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी से ही जो है लोकोमोशन जो है इफेक्टिवली होती है, और जो अदर मूवमेंट्स होती है बाय ह्यूमन बींग्स एंड मेजॉरिटी ऑफ द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जो लोकोमोशन होती है उसके लिए परफेक्ट कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी होनी चाहिए किसकी, मस्कुलर, स्केलेटल और न्यूरल सिस्टम की। ये तीनों सिस्टम जो है अच्छे से कोऑर्डिनेटेड वे में काम करने चाहिए, ठीक है। मस्कुलर, स्केलेटल और न्यूरल सिस्टम की अच्छे से कोऑर्डिनेटेड काम होना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद इन दिस चैप्टर हम क्या पढ़ने होंगे, टाइप्स ऑफ मसल, उनके स्ट्रक्चर, मैकेनिज्म और उनके कुछ इंपॉर्टेंट और उसके बाद स्केलेटल सिस्टम की कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, तो ये हम अभी पढ़ेंगे। अब हम मसल की तरफ चलते हैं। मसल हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अब हम मसल की बात करेंगे ना, मसल। तो यू हैव स्टडीड इन क्लास 8 दैट द, सॉरी क्या क्लास 8 नहीं, चैप्टर 8, दैट द सीलिया एंड फ्लैजिला आर द आउटग्रोथ्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। तो हमें पता है, हमने पढ़ा है चैप्टर 8 में, सेल में पढ़ा है हमने कि सीलिया और फ्लैजिला जो है ये क्या नाम है इसका, आउट ग्रोथ्स हैं सेल मेम्ब्रेन की। और जो फ्लैजिलर मूवमेंट होता है वो हेल्प करता है इन स्विमिंग ऑफ स्पर्मेटोजोआ, मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट इन द कैनाल सिस्टम ऑफ स्पॉन्जीज एंड इन लोकोमोशन ऑफ प्रोटोजोन्स लाइक यूग्लिना। मसल इज अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू ऑफ mesodermal origin। क्या नाम है इसका, अबाउट 40 to 50% ऑफ द बॉडी वेट ऑफ अ ह्यूमन of human adult is contributed by muscles. They have special properties like excitability, contractility, extensibility, and elasticity. Muscles have been classified using different criteria, namely location, appearance, and nature of regulation of their activities. Based on location, the three types of muscles are identified: skeleton, visceral, and cardiac। तो देखो इंपॉर्टेंट चीज, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्या कि देखो क्या बोल रहा है कि जब फ्लेजरल मूवमेंट होती है वो मदद करती है। देखो इसको उल्टा नहीं करना है, देखो सिलेरी मूवमेंट ओवा में है, अच्छा इसमें स्पर्म की अगर बात हो, स्पर्म में है फ्लैजरल मूवमेंट, ठीक है। तो ये क्या है, ये स्विमिंग ऑफ स्पर्मेटोजोआ में मदद करता है, मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट में मदद करता है, इन द कैनाल सिस्टम ऑफ स्पॉन्जेस में आपने पढ़ा होगा, इसमें पॉरीफेरा जो जिनको हम बोलते हैं, एंड इन लोकोमोशन ऑफ प्रोटोजोन्स लाइक यूग्लिना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या क्या, पहले तो ये स्पर्मेटोजोआ में मदद करता है, मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट इन द कैनाल सिस्टम ऑफ स्पॉन्जीज, ठीक है। वाटर करंट की मेंटेनेंस में मदद करता है इन द कैनाल सिस्टम ऑफ स्पॉन्जीज एंड इन लोकोमोशन ऑफ प्रोटोजोन्स लाइक यूग्लिना, ठीक है। क्या क्या मैंने बोला, फिर से बोलता हूँ, स्विमिंग ऑफ प्रोटोजोआ, सॉरी स्पर्मेटोजोआ की स्विमिंग के लिए, मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट में इन द कैनाल सिस्टम ऑफ स्पॉन्जीज एंड इन लोकोमोशन ऑफ प्रोटोजोन्स लाइक यूग्लिना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये लोकोमोशन जो है प्रोटोजोन्स लाइक यूग्लिना, उसमें भी ये काफ़ी हेल्प करता है। अगर हम मसल की बात करें, इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू ऑफ मेसोडर्मल ओरिजिन। ये एक ऐसा स्पेशलाइज्ड टिश्यू है जिसका मेसोडर्मल ओरिजिन होता है। अबाउट 40 से 50% जो होता है बॉडी वेट ह्यूमन एडल्ट का, उसमें कॉन्ट्रीब्यूट होता है बाय मसल्स। दे हैव स्पेशल प्रॉपर्टीज लाइक एक्साइटेबिलिटी, कंट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये लाइन जो है एनसीईआरटी की, ये चीज़, इसमें आपको ये चारों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि चारों की चारों चीज़ें याद रखें। क्या, पहला कि ये मैंने अभी सारा पढ़ा था कि ये इसीलिए मैं पढ़ा क्योंकि ताकि आपको फिर से याद रहे, क्या 40 से 50% जो बॉडी का वेट है वो मसल से कंट्रीब्यूट होता है। और जो उसके बाद इंपॉर्टेंट स्पेशल फीचर्स होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज जो होती हैं इनकी, दैट इज एक्साइटेबिलिटी, कंट्रैक्टिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद मसल जो है उसको हमने उनको अलग अलग क्राइटेरिया पे हमने क्लासिफाई किया। फॉर एग्जांपल हमने लोकेशन की क्राइटेरिया, अपीयरेंस की क्राइटेरिया, नेचर ऑफ रेगुलेशन जो होता है उनकी एक्टिविटीज़ का, उस पे हमने, तो ये क्राइटेरिया कर देखो, हर एक लाइन में एक एक सवाल दिखा सकता है। इस जो अभी मैंने 5-6 लाइन इसमें पढ़ी, इसमें कम से कम 6 सवाल निकालूंगा। तो आप बताओगे कैसे। देखो फ्लेजरल मूवमेंट किसमें मदद करता है, स्विमिंग ऑफ स्पर्मेटोजोआ, ये क्वेश्चन बनेगा। मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट इन द कैनाल सिस्टम ऑफ स्पॉन्जीज, ये दूसरा क्वेश्चन बनेगा। वो आपको लिख सकते हैं मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट इन द कैनाल सिस्टम ऑफ नाइजीरिया, तो आप वहीं पे गलत करके आओगे। एंड इन लोकोमोशन ऑफ प्रोटोजोन्स, वो आपको प्रोटोजोन लिखेगा, वो आपको एमोइबा लिखेगा या कुछ और लिखेगा, ठीक है, मतलब कुछ और कोई और चीज़ लिखेगा, ठीक है। तो उसमें यहाँ ख्याल रखना है। चौथा सवाल क्या है, मसल का ये कौन सा है, इसका ओरिजिन कौन सा है, मेसोडर्मल ओरिजिन, ये भी याद रखना है, वो आपको अलग अलग बोलेगा। अच्छा 40 से 50%, इसका तो मुश्किल है सवाल आना 40 से 50% का। चलो इस पे छोड़ो, 4 सवाल मैंने बोले आपको, 5वां सवाल की इसकी प्रॉपर्टीज में क्या क्या आता है, एक्साइटेबिलिटी वो कुछ और डाल देगा। तो ये 4 चीज़ें आती है, एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। एंड नेक्स्ट थिंग क्या, इसको हमने किस क्राइटेरिया पे, आपको सवाल पूछेगा कौन सा ऐसा क्राइटेरिया है जिस पे हमने इसको डिवाइड किया, यही स्टेटमेंट ही दे देगा
सीधे आपको स्टेटमेंट की तरह ही सवाल देगा कि मसल्स को किस किस क्राइटेरिया पे, या कौन से ये सारे क्राइटेरिया यही हैं कि कोई और क्राइटेरिया, तो किस किस क्राइटेरिया पे, तो लोकेशन के क्राइटेरिया पे, अपीयरेंस के क्राइटेरिया पे, यानी कि किस तरह कितना कैसा इसका अपीयरेंस कैसा है, लोकेशन कैसी है, नेचर ऑफ रेगुलेशन कैसा है, इसकी एक्टिविटीज को कैसे रेगुलेट करता है अपनी एक्टिविटी, उसका नेचर कैसा है। उसके बाद उसकी उसी लोकेशन की बेस पे पहले हम देखेंगे लोकेशन किस इसकी बेस पे, इसके 3 टाइप्स हैं। पहला क्या है, पहला है स्केलेटल, विसरल एंड स्केलेटल है, उसके बाद दूसरा है विसरल, तीसरा है कार्डियक, SVC। ठीक है, SVC। ओके, पहला स्केलेटल। तो उसके बाद हम स्केलेटल की पहले बात करते हैं। तो skeletal muscles are closely associated with the skeletal components of the body. They have a striped appearance under the microscope and hence are called striated muscles. As their activities are under the voluntary control of the nervous system, they are known as voluntary muscles too. They are primarily involved in locomotory actions and change of body postures. तो क्या बोल रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि जो skeletal muscles है ये closely associate होता है किसके साथ, they are closely associated with what, skeletal components जो है बॉडी की उसके साथ closely एसोसिएट होता है। तो एस फॉर स्केलेटल, एस फॉर स्ट्राइटेड मसल्स, तो इनके पास ट्रिपल अपीयरेंस होता है इनका। ये पहले हम लोग इनका ट्रिपल अपीयरेंस होता है, स्ट्राइपड अपीयरेंस होता है। अगर आप माइक्रोस्कोप पे देखो इसलिए हम स्ट्रेटेड मसल्स बोलेंगे। अगर हम इसको देखेंगे, इनका जो नर्वस सिस्टम होता है, जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है उसी के कंट्रोल में, यानी कि हमारे वॉलंटरी कंट्रोल में होते हैं नर्वस सिस्टम के, और उसको हम वॉलंटरी मसल्स भी बोलते हैं। दे आर प्राइमरली इन्वॉल्व इन लोकोमोशन एंड एक्शंस ऑफ चेंजेस ऑफ द बॉडी। हमारे लोकोमोशन वगैरह में स्केलेटल मसल्स की ज्यादा जरूरत लगती है। उसके बाद अच्छा, नेक्स्ट थिंग है दूसरा क्या है, विसरल मसल। अच्छा, विसरल में क्या होता है, विसरल जो होते हैं दे आर लोकेटेड इन द इनर हॉलो विसरल ऑर्गन्स। जैसे आपका एलिमेंट्री कैनाल रिप्रोडक्टिव ट्रैक है, वहां पर ही उसी उनकी इनर वॉल पे प्रेजेंट है। वहां पे आउटर लिख देगा, आपको आउटर वॉल्स लिखेगा। खत्म आपका क्वेश्चन, क्रॉस। 5 नंबर गए। 5 कैसे गए भाई, 4 आपके और -1, 5 नंबर गए आपके। इतना इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी में आपको 360 लाने हैं, इसलिए बोल रहा हूँ कि ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद क्या बोला था मैं आपको, विसरल ऑर्गन्स मसल्स जो हैं ये इनर वॉल्स ऑफ हॉलो विसरल ऑर्गन्स में प्रेजेंट है, किसके, एलिमेंट्री कैनाल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के। दे डू नॉट हैव एनी स्ट्रेशन, यानी कि याद रखना विसरल मसल में कोई स्ट्रेशन नहीं है, एंड दे आर स्मूथ इन अपीयरेंस, हेंस दे आर कॉल्ड स्मूथ मसल्स। तो इनको हम स्मूथ मसल्स कहते हैं, नॉन स्टेटेड मसल्स। ठीक है, देयर एक्टिविटीज आर नॉट अंडर द वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ द nervous system and are therefore known as involuntary muscles. They assist, for example, in the transportation of food through the digestive tract and gametes through the genital tract। उसके बाद ये बोला इनकी जो एक्टिविटीज होती है हमारे अंडर द वॉलंटरी कंट्रोल नहीं होती है नर्वस सिस्टम के, एंड इसको हम बोलते हैं इनवॉलंटरी मसल्स। ठीक है, ये जो है हमारी डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं होते, ये इंपॉर्टेंट है, ये हमारे वॉलंटरी कंट्रोल में नहीं है नर्वस सिस्टम के, इसलिए इनवॉलंटरी मसल्स है। इसको हम नॉन स्टेटेड है, इनवॉलंटरी है। ये कौन है, विसरल मसल्स हैं। ठीक है, उसके बाद इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जाम्पल है जब आप ट्रांसपोर्टेशन करोगे फूड की, जब हम डाइजेस्टिव ट्रैक में और गैमेट्स क्या नाम है इसका, थ्रू द जेनिटल ट्रैक्ट उनका जब ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें असिस्ट करते, उसमें ये मदद करेंगे आपकी बहुत ज़्यादा। उसके बाद शाबाश बेटा, एज द नेम सजेस्ट कार्डियक मसल्स और इन द मसल्स ऑफ द हार्ट। सो जो कार्डियक मसल्स हैं ये हमारे हार्ट की मसल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो मैनी मतलब मसल्स में प्रेजेंट क्या होती है, दे आर मसल्स ऑफ हार्ट। ओके, सो मैनी कार्डियक मसल्स जो है ये एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं, एक ब्रांचिंग पैटर्न बनाते हैं ताकि कार्डियक मसल्स बनाए। ठीक है, कार्डियक मसल सेल्स जो है वो मिलकर कार्डियक मसल बनाते हैं। इनका अगर हम अपीयरेंस देखें तो दे आर स्ट्रिएटेड एंड दे आर इनवॉलंटरी इन नेचर, एंड क्या नाम है इसका, ये क्योंकि ये हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। क्या आप अपने हार्ट को कंट्रोल करते हो, भाई रुक जा, धड़कना बंद कर दे। अगर वैसा करोगे तो आप तो मर जाओगे, पता नहीं, अब तो खत्म ही हो जाओगे। जैसे मैं बोलूँगा ओ असफर अपनी धड़कन बंद कर दे, कर हो रही है क्या, बात नहीं हो रही है। तो ये याद रखना है कि बेस्ड ऑन अपीयरेंस जो है कार्डियक मसल जो है ये स्ट्रेटेड होते हैं, दे आर इनवॉलंटरी इन नेचर एज द नर्वस सिस्टम डज नॉट कंट्रोल देयर एक्टिविटीज डायरेक्टली। तो ये अपनी एक्टिविटीज को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद अब ये अभी मैंने आपको इसमें 3 चीजें याद नहीं, पहले इंपॉर्टेंट है, देखो क्या है। हाँ, पहला चीज जो देखो, पहला था हमारा स्केलेटल मसल कहाँ पे होता था, स्केलेटल कंपोनेंट्स जो है उसके साथ एसोसिएटेड होता था। ये स्ट्राइपेड इनका अपीयरेंस होता था, स्ट्रेटेड, एस फॉर स्केलेटल, एस फॉर स्ट्राइटेड। अच्छा, इसका क्या काम था, ये हमारे वॉलंटरी हमारे कंट्रोल में था, नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में था। ये हमारे मूवमेंट्स वगैरह बॉडी पोस्चर के उसमें मदद करता है, एक्शंस वगैरह करने में मदद करता है। विसरल मसल जो होती है हमारे इनर वॉल्स ऑफ होलो विसरल ऑर्गन जो हमारे अंदर है, एलिमेंट्री कैनाल रिप्रोडक्टिव ट्रैक है, उसमें मदद करता है। उसकी सॉरी मदद नहीं, उसके अंदर प्रेजेंट होता है, और इसमें कोई स्ट्रेशन नहीं होती,
आर नॉन स्ट्रेटेड, इसलिए उनको हम स्मूथ मसल्स भी बोलते हैं. दे आर नॉन स्ट्रेटेड, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड स्मूथ मसल्स. एंड they are not in the voluntary control, they are involuntary muscles. And for example, they help us in the transportation of food. They assist the transportation of food through the digestive tract and gametes through the genital tract. So it's very important. Next, third muscle, that was we were discussing, that cardiac muscle. The cardiac muscle are the muscles of the heart. ये हमारे हार्ट के मसल्स है. they have the branching pattern. ये बहुत सारी सेल्स मिलकर ब्रांच बनाकर एक हमारा ब्रांचिंग पैटर्न करके कार्डियक मसल बनाते हैं. इनका जो अपीयरेंस है वो स्ट्रेटेड है, यानी कि हमारा जो एक स्केलेटल मसल और जो हमारा कार्डियक मसल, ये दोनों स्ट्रेटेड है. और जो हमारा विसरल मसल है वो हमारा नॉन स्ट्रेटेड है. एक ही नॉन स्ट्रेटेड, वो कौन सा है? वो विसरल मसल है, जिसको हम स्मूथ मसल भी बोलते हैं. ठीक है. और जो है, और उसका मतलब कार्डियक भी क्या है? स्ट्रेटेड. बट ये भी किसकी तरह? विसरल की तरह. इसलिए इनवॉलंटरी होता है. सिर्फ वॉलंटरी फिर हमारे पास सिर्फ एक मसल है, वो है कौन सी? स्केलेटल मसल. उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा. इंपॉर्टेंट. उसके बाद अब हम पढ़ेंगे क्या नाम है इसका? हाँ, लेट अस एग्जामिन स्केलेटल मसल इन डिटेल. अगर हम स्केलेटल मसल को एग्जामिन करेंगे टू अंडरस्टैंड स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म ऑफ कंट्रैक्शन, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. हम स्केलेटल मसल को डिटेल में पढ़ेंगे, इसका स्ट्रक्चर और मैकेनिज्म अच्छे से, इसकी ताकि हम इसके मैकेनिज्म को अच्छे से पढ़ें. अगर आपको स्केलेटल मसल के बारे में पता नहीं हो तो आप उसका मैकेनिज्म समझ नहीं पाओगे. ठीक है. उसके बाद अब हम शुरू करते हैं. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, इसकी यहाँ से हमारा कंसेप्चुअल पार्ट स्टार्ट होता है. इससे ये जो अगले 4-5 पेज देखो, स्केलेटल मसल जो है वो उतना कंसेप्चुअल नहीं है, वो आपको उसमें ज़्यादा चीज़ें याद रखने वाली है. कंसेप्चुअल पार्ट इस पूरे चैप्टर में कोई पढ़ने लायक कोई चीज है, दैट इज दिस मैकेनिज्म, दैट इज दिस मसलक्यूलर सिस्टम. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. दिस स्केलेटल दिस व्हाट ये मस्कुलर सिस्टम. अच्छे से अब इसके स्ट्रक्चर स्टार्ट करने. तो अब है ये थोड़ा ये हो गया था. हाँ, अब कहाँ थे हम? सॉरी. हाँ, तो हम स्टार्ट करते हैं. तो ईच ऑर्गेनाइज्ड स्केलेटल मसल इन आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ muscle bundles or fascicles held together by a common collagenous connective tissue called fascia. Each muscle bundle contains a number of muscle fibers. Each muscle fiber is lined by the plasma membrane called sarcolemma enclosing the sarcoplasm. देखो क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि what हर एक ऑर्गेनाइजर स्केलेटल मसल जो होता है हमारी बॉडी में, स्केलेटल मसल जो भी हमारे पास ऑर्गेनाइजर है, उसमें कुछ नंबर ऑफ मस्कुलर बंडल्स होते हैं जो कि एक साथ जुड़े हुए होते हैं, जिसको हम वेसिकल्स भी बोलते हैं. बाय कॉमन कोलाजेनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर कॉल्ड फैसिया. तो फैसिया से जुड़े हुए होते हैं. तो फैसिया से जुड़ा हुआ होता है. फैसिया से ये जुड़ा हुआ होता है. एक सेकंड वेट. हाँ, सो फैसिया से जुड़ा हुआ होता है. फैसिया से जुड़ा हुआ होता है व्हाट? मसल बंडल्स और फैसिकल्स. तो यही बनाते हैं क्या नाम है इसका? ये क्या नाम है इसका? हमारा मसल बंडल, ये स्केलेटल मसल बनाते हैं. ठीक है. ईच मसल बंडल कंटेन्स अ नंबर ऑफ मसल फाइबर्स. हर एक मसल बंडल जो है हमारा, उसमें बहुत सारे मसल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं. हर एक मसल फाइबर जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लाइनेड होता है. उसको हम बोलते हैं सार्कोलेमा एनक्लोजिंग द सार्कोप्लाज्म. ठीक है. जो हर एक मसल फाइबर है वो हमारा, वो मैंने बोला आपको क्या, वो मैंने बोला पहले, तो मैंने बोला कि मसल बंडल जो है उसमें नंबर ऑफ मसल फाइबर्स होते हैं, और हर मसल फाइबर होता है उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक होता है, उसको सार्कोलेमा बोलते हैं, जो कि सार्कोप्लाज्म को एनक्लोज करता है. मसल फाइबर इज क्या नाम है इसका? इज अ syncytium as the sarcoplasm contains many nuclei. The endoplasmic reticulum that is sarcoplasmic reticulum of the muscle fiber is the storehouse of calcium ions. A characteristic feature of the muscle fiber is the presence of large number of parallelly arranged filaments in the sarcoplasm called myofilaments or myofibrils. देखो ये क्या बोल रहा है? ये जो बोल रहा है हर एक जो मसल फाइबर होता है syncytium होता है. syncytium का मतलब क्या होता है? syncytium का मतलब जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं. ठीक है. तो इसके मतलब सार्कोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, मतलब कम से कम एक से ज्यादा न्यूक्लियाई होते हैं. ठीक है. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, यानी कि जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है मसल फाइबर्स का, ये स्टोर हाउस होता है कैल्शियम आयंस का. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. क्या? जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, सार्कोप्लाज्मिक ये रेटिकुलम जो होता है मसल फाइबर्स का, ये जो है ये स्टोर हाउस होता है किसका? कैल्शियम आयंस का. A characteristic feature of the muscle fiber is the presence of large, मैंने बोला कि अभी पढ़ा मैंने ये लाइन क्या, कि जो लार्ज नंबर ऑफ पैरेलली अरेंज, ये यार ये यही सवाल लास्ट पे आएगा, वो डालेगा इसी यही पैरेलली अरेंज. देखो एनसीईआरटी के लाइन पे हर एक पे ध्यान रखना है. क्या बोल रहा है? ये वहां पे डालेगा पैरेलली की जगह परपेंडिकुलरली डालेगा. ठीक है. ये उसी से फंसाकर क्वेश्चन गलत कराएगा. तो इसलिए बोल रहा हूँ कि जो हर एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है मसल फाइबर का, वो है लार्ज नंबर ऑफ पैरेलली अरेंज्ड फाइलामेंट्स इन द सार्कोप्लाज्म. उसको हम बोलते हैं मायोफाइलामेंट्स और मायोफाइब्रिल्स. ठीक है. मायोफाइलामेंट्स और मायोफाइब्रिल्स. ठीक है.
तो ये इंपॉर्टेंट है क्या, लार्ज नंबर ऑफ पैरेलली अरेंज अरेंज्ड फाइलामेंट जो होते हैं, जिसको हम मायोफाइलामेंट्स या मायोफाइब्रल्स बोलते हैं, वो अरेंज करके ये क्या नाम है इसका, उसमें मसल फाइबर बनाते हैं। ठीक है, मसल फाइबर में जो है बहुत सारे मतलब मायोफाइलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, और एक हर एक मायोफाइब्रल का जो है उसमें लार्ज ये अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स होते हैं, उसमें हर एक में अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड्स। और एक डिटेल्ड स्टडी जो होती है मायोफाइब्रल की, उसने एस्टेब्लिश किया है दैट द स्टेटेड अपीयरेंस इज ड्यू टू द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ टू इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स, एक्टिन एंड मायोसिन। द लाइट बैंड्स कंटेन एक्टिन एंड इज कॉल्ड आइसोट्रोपिक बैंड, whereas a dark band called anisotropic band contains what myosin। ठीक है, तो ये क्या बोलना चाहता है, ये बोलना चाहता है कि जो हमारा जो है, जो डिटेल स्टडी जो है मायोफाइब्रल की, उससे क्या हुआ, उससे पता लगा जो स्टेटेड अपीयरेंस जो है, ये वो इसके लिए क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है दो प्रोटीन्स का, एक एक्टिन दूसरा मायोसिन, इनके जो है डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो है डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न जो होता है एक्टिन और मायोसिन का, इसी से जो है मायोफाइब्रल का जो है स्टेटेड अपीयरेंस होता है। ठीक है, इसलिए इसमें अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड्स होते हैं। तो लाइट बैंड जो है वो होता है आइसोट्रोपिक बैंड, जिस मतलब एक्टिन जो है मतलब वो एक आइसोट्रोपिक बैंड है, वो मतलब उसको हम आइसोट्रोपिक बैंड बोलते हैं। जो एनाइसोट्रोपिक बैंड है, एनाइसोट्रोपिक बैंड उसमें होते हैं वो जो कि डार्क बैंड होता है, वो होता है मायोसिन, उसको हम डार्क बैंड बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अच्छा, उसके बाद देखो, पहले मैं यहाँ तक फिर से रिपीट कर रहा हूँ एक बार, जल्दी जल्दी तेज क्रैश कोर्स का देते हैं, जल्दी जल्दी 1 मिनट में सारा। पहला क्या बोलते हैं, जो हर एक स्केलेटल मसल होता है उसमें मसल बंडल्स होते हैं, जिसको हम फेसिकल्स भी बोलते हैं, जो कि एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं बाय कनेक्टिव टिश्यू, उसको हम फेसिया बोलते हैं। फेसिया जो है हर एक जो मसल बंडल होती है, मसल बंडल जो होती है हर एक, जो या फेसिकल जो हर एक होती है, या मसल बंडल, हाँ, मैं फिर से बोलता हूँ, क्या बोल रहा हूँ, हर एक जो स्केलेटल मसल, एक थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था क्या, कि हर एक स्केलेटल मसल जो है उसमें मसल बंडल्स होते हैं और फेसिकल्स होते हैं, जो कि एक साथ जुड़े हुए होते हैं बाय कॉमन कोलाजनस कनेक्टिव टिश्यूज को हम फेसिया बोलते हैं। फेसिया से ये फेसिकल्स और मसल बंडल जुड़े हुए होते हैं। उसके बाद उसके मतलब और नहीं, मतलब ये दोनों, और मतलब मसल बंडल और फेसिकल्स एक ही चीज़ है। जो मसल बंडल और फेसिकल्स है, या मसल बंडल जो है वो जो है मसल बंडल या फेसिकल जो है, इसमें बहुत सारे मसल फाइबर होते हैं। जो मसल फाइबर होता है उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, जिसको हम सार्कोलेमा बोलते हैं, जो एनक्लोज करता है सार्कोप्लाज्म को। और मसल फाइबर जो होता है वो एक सेंसाइटियम होता है, उसमें बहुत सारे न्यूक्लिया होते हैं। ठीक है, उसके सार्कोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लिया होते हैं। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है सार्कोप्लाज्म का जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, यानी कि सॉरी मतलब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है मसल फाइबर्स का जो होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसमें वो एक स्टोर हाउस होता है कैल्शियम आयंस का। जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है मसल फाइबर का, वो बहुत सारे पैरेलली अरेंज फिलामेंट्स होते हैं सार्कोप्लाज्म में, उसको हम मायोफिलामेंट्स या मायोफाइब्रल्स बोलते हैं। हर एक मायोफाइब्रल जो है उसमें अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड्स होते हैं। और जो एक स्टडी जो होती है मायोफाइब्रल की, उसने एस्टेब्लिश किया है कि जो स्टेटेड अपीयरेंस होता है वो किसकी वजह से होता है, इज ड्यू टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स, एक तो एक्टिन और मायोसिन। इन दोनों की जो इंपॉर्टेंट जो दो इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है एक्टिन और मायोसिन का, उसकी वजह से जो इसका स्टेटेड अपीयरेंस होता है इज ड्यू टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स एक्टिन एंड मायोसिन। इनका इस मायोफाइब्रल का जो स्टेटेड अपीयरेंस होता है वो इसी की वजह से होता है। तो मायोफाइब्रल खुद क्या बनाता है, मायोफाइब्रल खुद एक मसल फाइबर बनाता है। और मायोफाइब्रल खुद उसके अंदर क्या होता है, मायोफाइब्रल के अंदर स्टेटेड अपीयरेंस होता है, क्योंकि उसके अंदर दो इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स होते हैं, उनमें दो लाइट और डार्क बैंड होते हैं अल्टरनेट, उसको हम एक्टिन और मायोसिन बोलते हैं। एक्टिन जो होता है वो आइसोट्रोपिक बैंड होता है, और जो मायोसिन होता है वो एनाइसोट्रोपिक बैंड होता है। हो गया रिवाइज इधर तक सारा कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज, बोथ द प्रोटीन्स। अब देखो, ये था मेन चीज। उसके बाद अब जो है इसका है एक आगे, ये एक सेकेंड, हाँ यहाँ से। तो ये जो है इसमें थोड़ा सा है ये लिखा हुआ। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल का स्ट्रक्चर पढ़ना है हमें, इनकी प्रोटीन्स का। उसके बाद मसल कंट्रैक्शन का मैकेनिज्म पढ़ना है, जो कि 2 पेज पे है बराबर। उस मैकेनिज्म के बाद आपका जो है सारा सिस्टम, ये जो सिस्टम है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, both the proteins are arranged as rod-like structures parallel to each other and also to the longitudinal axis of the myofibrils. Actin filaments are thinner as compared to the myosin fibrils. देखो क्या बोल रहे हैं, जो दोनों प्रोटीन्स होते हैं रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होती है एक्टिन और मायोसिन। और लॉन्गिट्यूडल होती है टू द एक्सिस ऑफ, लॉन्गिट्यूडल होता है टू द एक्सिस ऑफ मायोफिब्रिल्स, उनके लॉन्गिट्यूडली प्रेजेंट होता है टू द एक्सिस ऑफ व्हाट, टू द एक्सिस ऑफ मायोफिब्रिल के एक्सिस में लॉन्गिट्यूडली प्रेजेंट होता है, यानी ऊपर से नीचे। ठीक है, उसके बाद हैंस, हाँ, तो जो एक्टिन जो होते हैं वो थिन होते हैं, और जो मायोसिन होते हैं वो थिक होते हैं। तो इसको हम थिन एंड थिक बोलते हैं। आपको थिक एंड थिन करके कंफ्यूज करें, लेकिन थिन एंड थिक, थिन एक्टिन थिक मायोसिन, थिन एक्टिन थिक मायोसिन, इन द थिन एक्टिन थिक मायोसिन। ठीक है, इन द जो सेंटर होता है, सेंटर जो आइसोट्रोपिक बैंड होता है,
यानी कि आइसोट्रॉपिक बैंड मतलब क्या? आइसोट्रॉपिक बैंड मतलब एक्टिन जो होता है, एक्टिन जो है एक्टिन जो है क्योंकि हमने अभी पढ़ा आइसोट्रॉपिक बैंड जो होता है वो हो गया एक्टिन, ठीक है? जो एक्टिन जिसमें मतलब एक्टिन प्रेजेंट होता है, जो उस एक्टिन जो एक्टिन है उसमें इलास्टिक फाइबर होता है, जो ज़ेड लाइन ये कि देख सकते हो आप ज़ेड लाइन एक प्रेजेंट है यहाँ पे। जो ये ज़ेड लाइन है, ज़ेड लाइन क्या करता है? ज़ेड लाइन जो है ये बाइसेक्ट करता है इसको, ठीक है? जो बाइसेक्ट करता है, द थिन फिलामेंट्स आर फर्मली अटैच्ड टू द ज़ेड लाइन। जो थिन जो फिलामेंट्स होते हैं, थिन फिलामेंट्स यानी कि यही क्या नाम है इसका एक्टिन के, वो इसके साथ फर्मली अटैच्ड होते हैं। जो थिक फिलामेंट्स होते हैं एनाइसोट्रॉपिक बैंड यानी कि मायोसिन की बात हो रही है, वो भी एक दूसरे के साथ टुगेदर होते हैं इन द मिडल ऑफ दिस बैंड। देखो नीचे नीचे ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं इन द मिडल ऑफ दिस बैंड, है ना? देखो देखो थिक फिलामेंट्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं in the middle of this band by a thin fibrous membrane, उसको हम by a thin fibrous membrane called M line, उस M line की मदद से, वो यहाँ रिप्रेजेंट नहीं किया हुआ डायग्राम में मगर उसी M line की मदद से ये जुड़े हुए होते हैं। जो A और I बैंड्स होते हैं ऑल्टरनेटिवली थ्रू आउट द लेंथ प्रेजेंट होते हैं मायोफाइबर के। जो पोर्शन होता है मायोफाइबर का बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइंस, उसको हम बोलते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ कंट्रैक्शन, जिसको हम सार्कोमियर बोलते हैं, ठीक है? सार्कोमियर हो गया इन दोनों के बीच में, आप देख सकते हो इन दोनों के बीच में इस डायग्राम में, इसी को बोलते हैं हम सार्कोमियर, इसी को बोलते हैं हम सार्कोमियर। इन द रेस्टिंग स्टेट द एजेस ऑफ द थिन फिलामेंट्स ऑन either side of the thick filaments partially overlap the three ends of the thick filaments leaving the central part of the thick filament। देखो क्या बोल रहा है, जब रेस्टिंग स्टेज होती है, जो एजेस होते हैं थिक filaments के on the either side of the thick filaments partially overlap the फ्री एंड्स ऑफ द थिक फिलामेंट। तो ये बोल रहा है कि जो ये थिन फिलामेंट्स जो होते हैं क्या नाम है इसका, एजेस जो होते हैं थिन फिलामेंट्स के दोनों साइड से, वो थिक फिलामेंट के दोनों साइड से जो क्या नाम है इसका ये होते हैं एजेस होते हैं थिन फिलामेंट की, वो पार्शियली ओवरलैप करते हैं थिक फिलामेंट्स को, माने कि मायोसिन को ऊपर ओवरलैप करते हैं। और जो सेंट्रल पार्ट जो है सेंट्रल पार्ट के बगैर मतलब पार्शियली उसको ओवरलैप करते हैं, ठीक है? दिस सेंट्रल पार्ट ऑफ द थिक जो कि ओवरलैप नहीं होता, यानी कि जो बीच में दिया हुआ है, इसको हम बोलते हैं एच जोन, ठीक है? क्या बोलते हैं? एच जोन, ठीक है? ये आया समझ आपको? ईजी है बहुत ज़्यादा, ठीक है? इसका मैं क्रैश कोर्स दूं कि नहीं? ये वैसे ईजी है, समझ में आया होगा। तेज तेज थोड़ा मैंने बोला लेकिन समझ में आएगा। फिर से बोलता हूँ, रुको एक बार, आपको शायद मुझे लगता है थोड़ा डाउट अभी भी होगा, थोड़ा सा बोलता हूँ फिर से। देखो क्या एक्टिन और मायोसिन, एक्टिन मायोसिन में क्या होता है, ये एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस मतलब होती है, मतलब मायोफिब्रिल के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस जो होगी वहाँ पर मतलब उस एक्सिस में होते हैं, उसी पैरेलल टू ईच अदर होते हैं, रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक्टिन जो होता है थिन होता है, मायोसिन जो होता है थिक होता है। जो सेंटर होता है आई बैंड का, वो उसमें जेड लाइन आती है बीच में ताकि उसको बाइसेक्ट करे। जो थिन फिलामेंट जो है वो फर्मली अटैच्ड होता है जेड लाइन के साथ, ठीक है? जो थिन फिलामेंट जो है वो जेड लाइन के साथ फर्मली अटैच्ड होता है, यानी कि जेड लाइन के साथ वो जुड़ा हुआ होता है थिन, जो यानी कि एक्टिन की बात हो रही है। जो थिक फिलामेंट्स है ए बैंड में, यानी कि एनिसोट्रोपिक बैंड, यानी कि मायोसिन की बात हो रही है, जो कि वो मिडल ऑफ दिस बैंड में हेल्ड होता है एम लाइन के थ्रू वो जुड़ा हुआ होता है, ठीक है? एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। तो उसके जो है फिलामेंट्स वो जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे से। जो ए और आई बैंड्स होते हैं वो अल्टरनेटिवली अरेंज्ड होते हैं थ्रू आउट द लेंथ ऑफ जो है मायोफाइब्रल्स के साथ, थ्रू आउट वो अल्टरनेटली अरेंज्ड होते हैं। जो पोर्शन मायोफाइब्रल्स का होता है दो सक्सेसिव एंड लाइन सक्सेसिव जेड लाइंस, उसको हम बोलते हैं फंक्शनल यूनिट कंट्रैक्शन, उसको हम सार्कोमेर बोलते हैं। रेस्टिंग स्टेट की अगर बात करें, जो एजेस होते हैं थिन फिलामेंट्स के वो पहले रेस्टिंग स्टेज में जो है थिन दोनों साइड से जो थिक एलिमेंट्स के साथ जो है कुछ थिन उसके एजेस जुड़े हुए होते हैं, यानी कि जो थिन एजेस जो होते हैं उसके एक्टिन के, वो जुड़ा हुआ होता है किसके साथ? थिक फाइलामेंट्स के साथ वो एक्चुअली ओवरलैप होता है, ठीक है? उसके साथ ओवरलैपिंग हुई होती है, लेकिन सेंट्रल पार्ट की कोई ओवरलैपिंग नहीं हुई होती है। सेंट्रल पार्ट को थिक यही होता है, और जो सेंट्रल पार्ट जो थिक फाइलामेंट का, उसको हम बोलते, जो कि ओवरलैप नहीं होता है थिन फाइलामेंट्स, उसको हम बोलते हैं एच जोन। अब तो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। शाबाश। अब हम देखते हैं इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं हम स्ट्रक्चर, मेन चीज़ स्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये है आपका स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। उसके बाद मैकेनिज्म है ये 2 पेज पे, बस। उसके बाद का स्केलेटल सिस्टम बहुत ईजी है, उसमें तो कुछ नहीं लगेगा, मगर मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है अभी तक, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।